हेलो गाइस, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज अपन देखेंगे गणित के संविदा शिक्षक वर्ग 3 सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और शिक्षक भर्तियों से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो हमने देखा गणित की पेडागोजी को अपन 15 क्वेश्चन को तैयार करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने जो पेडागोजी है, जो टोटल पेपर है आता है कितना 150 का आता है टोटल पेपर। उसमें कि हमने देखा कि जो 30 नंबर के 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैथ है, पर्यावरण है, और मैथ, पर्यावरण, हिंदी, बाल विकास है ना, और एक और सब्जेक्ट कौन सा, हिंदी, संस्कृत हो या इंग्लिश हो। तो कितने हो गए, पाँच हो गए, और 30 नंबर के आते हैं ये पांचों सब्जेक्ट का पेपर। तो इनमें 30 नंबर में टोटल हो जाते हैं 150। अब ये 150 नंबर हर सब्जेक्ट का गाइड्स 30 नंबर का आता है, हर सब्जेक्ट का 30 नंबर का आता है। उसमें 15 की पेडागोजी पूछी जाती है हर सब्जेक्ट से, और 15 का पूछा जाता है गाइस क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से संबंधित। सो गाइस, हम ज़्यादातर देखते हैं सब्जेक्ट से संबंधित 15 नंबर तो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे कि मैथ में हम देखते हैं त्रिभुज है, और क्या है, चतुर्भुज है, इनसे संबंधित, संख्या पद्धति से संबंधित, इससे संबंधित हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन पेडागोजी को ध्यान नहीं देते हैं गाइस, वो भी आधा पेपर का पार्ट है गाइस, वो भी, उसमें भी 15 नंबर चले जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, पूछ ली जाती है पेडागोजी। सो गाइस, आज अपन देखते हैं अपनी पेडागोजी का 15 मार्क्स की पेडागोजी का लेवल्स। सो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की ओर। ज़्यादा देर ना करते हुए उसी जोश और एनर्जी से पढ़ेंगे गाइस। ये समझो हमारा ये परीक्षा काल चल रहा है, परीक्षा टाइम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एमपीटेट की डेट है, कोरोना के कारण हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शिक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं, उनमें सब में निराशा का भाव छाया हुआ है गाइस। और यही मौका है हमारी परीक्षा का। हम देखते हैं कि हम हर समस्या को कितने अच्छे से डील करते हैं। हो गया, चलता है प्रॉब्लम तो क्या हुआ, लेकिन बैठकर अपना नॉलेज तो बढ़ा ही सकते हैं ना। क्या हुआ है परेशानी, वो तो सब वर्ग को है ना, चाहे वो किसान, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, या फिर कोई भी, सबकी ड्यूटी काम बैठा हुआ है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है किसी का, ना तो अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है। लेकिन क्या कहते हैं ना, सेल्फ स्टडी ही सबसे अच्छा तरीका होता है। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर, देखते हैं 15 क्वेश्चनों का लेवल। देखिए, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? गणित संप्रेषण को आंकना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी, सॉरी गाइस, यहाँ बी है, शिक्षक को सुनने की क्षमता, कि वो कितने अच्छे से शिक्षक की बातों को सुनता है, या ऑप्शन नंबर डी, हमें क्या देखना चाहिए, अवधारणा ना समझ आने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, या ऑप्शन नंबर डी, बिना समझे रटने की क्षमता। सो गाइस, जो राइट आंसर है वो आप सब माइंड साइकोलॉजी लगा लिए होंगे, आई होप गाइस, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कुछ समझ में नहीं आता है आपको, तो हमें प्रश्न पूछ लेना चाहिए, बच्चे को प्रश्न पूछ लेना चाहिए। देखिए गाइस, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं, किसी परिकल्पना का परीक्षण करना है तो हमें क्या करना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए, परीक्षण लेना चाहिए, या मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर सी डी, परिणाम देना चाहिए। सो गाइस, परिकल्पना का परीक्षण करना है तो हमें परीक्षण ही अपना करना होगा। सो गाइस, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। अब विषय वस्तु का मूल्यांकन क्या है गाइस, जैसे हम विषय वस्तु की, यदि आपका बच्चा, यदि अपनी जो क्लास 3 है, क्लास 3 में आयु के अनुसार, बच्चों के ज्ञान के अनुसार ही हमें क्या रखना चाहिए, हमें विषय वस्तु रखना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि हमारे अपने बच्चों से यदि गिनती बनने लगती है तो अपन दुनिया की ओर बढ़ते हैं, या जोड़ की ओर बढ़ते हैं। यदि जब तक गिनती ही
नहीं बनेगी तो जोड़ जोड़ रख के हम सिलेबस में क्या रखेंगे। सिलेबस हमेशा बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में पूछ ले आपसे तो बच्चे के अनुसार होना चाहिए, ना कि टीचर के अनुसार। क्योंकि जो विषय वस्तु होती है, टीचर तो कुछ भी पढ़ा लेता है, लेकिन बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। तो बाह्य परीक्षा के आधार पर बाह्य परीक्षा ली जानी चाहिए। बाह्य परीक्षा मतलब जो केंद्र बोर्ड वगैरह लेते हैं उसके अनुसार होना चाहिए, या आंतरिक परीक्षा पर, या दोनों परीक्षण पर, या उपरोक्त सभी में से कोई नहीं पर। मतलब विषय वस्तु का मूल्यांकन करना है गाइस तो आंतरिक परीक्षा और बाह्य परीक्षा दोनों का परीक्षण होना चाहिए। ये नहीं कि बाह्य परीक्षा के आधार पर ही अपन रखे लेते हैं विषय वस्तु को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कक्षा दूसरी के शिक्षक के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को हल करने हेतु दिया गया एक टोकरी में 5 सेब और उसमें से 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल से संबंधित है? संवर्धन मॉडल से, या पृथक्करण मॉडल से, या योग की पुनरावृत्ति से, या समुच्चयन से। गाइस क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यदि किसी टोकरी में 5 सेब दिए और 5 और उसमें डाल दिए तो जोड़ेंगे ना हम, तो जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है? संवर्धन हो रहा है क्या, कि अलग अलग हो रहे हैं, वो घटा रहे हैं, कि योग बार बार करवाया जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है योग की, जोड़ की, या समुच्चयन हो रहा है, मिल रहा है। तो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुच्चयन हो रहा है किसी भी चीज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। संजय विभिन्न तरीकों से संख्या के व्यक्त कर सकता है। अब कोई संजय नाम का लड़का है, वो एक संख्या को विभिन्न तरीकों से व्यक्त बता सकता है। जैसे 4 बराबर क्या होता है? 4 बराबर वह 2 + 2 भी लिख सकता है, तो इसका आंसर भी 4 होगा, कहने का मतलब। और यदि अब 4 को और किस तरह से 2 × 2 = 4 होता है, ये भी कर सकता है। और 1 + 3 भी लिखता है, वो 2 + 2 लिखता है और 1 + 3 लिखता है। विकास की अवस्था है, गुणनखंड क्या रहा है, क्या वो, या संक्रिय अवस्था है, या विभाजनात्मक अवस्था है, या परिणात्मक अवस्था है। गाइस जो राइट आंसर है वो है संक्रिय अवस्था कही जाएगी ये विकास की। इसमें संक्रिया हो रही है, जोड़ हो रहा है, ठीक है। देखिए सामान्यतः गणित सीखना कठिन है, क्यों माना जाता है गणित सीखना कठिन? ऑप्शन नंबर ए, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, इसलिए क्या गणित सीखना कठिन माना जाता है, या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तो वो बोल देते हैं नहीं गणित कठिन होती है। या ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण पद्धति में त्रुटिपूर्ण है। या ऑप्शन नंबर डी, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। क्या ऐसा है? सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि गणित की शिक्षण पद्धति अच्छी त्रुटिपूर्ण है, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। यानी निरीक्षण में लोग अच्छे से कहीं एक गलती कर देते हैं और बदनाम पूरा होता है कि नहीं होता है, या फिर गलती वो भी ना करें तो यहाँ की पद्धतियाँ हैं जो शिक्षण की परंपरागत पद्धति, बुक के द्वारा पढ़ा देना और उनसे प्रैक्टिकल ना करवाना, तो ये भी तो एक त्रुटिपूर्ण है एक प्रकार से। सभी शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करते हुए पढ़ाना चाहिए गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री क्या है? कौन सी सहायक सामग्री गणित शिक्षण के लिए लेना चाहिए? क्या ऑप्शन नंबर ए, दृश्य सामग्री सबसे ज्यादा, देखिए हैं तो सभी चीज, लेकिन सबसे ज्यादा सहायक प्रभावी जो है वो कौन सी है? क्या ऑप्शन नंबर ए दृश्य है, या ऑप्शन नंबर बी श्रव्य सामग्री, या ऑप्शन नंबर सी शिक्षक एवं बातचीत, शिक्षक और शिक्षार्थियों से बातचीत करना, ये होगा सहायक सामग्री में प्रभावी, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइस जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ दिखा करके पढ़ाते हैं तो बच्चे को जल्दी समझ में आता है, और यदि कोई चीज़ हम सुनकर बोल करके बताते हैं तो कम समझ में आता है। आता तो दोनों में है, और बोलना भी जरूरी है और दिखाना भी जरूरी है, और शिक्षक और शिक्षार्थी की बातचीत भी बहुत जरूरी है। संवाद विधि के द्वारा भी शिक्षण करवाया जा सकता है गाइस, लेकिन हम देखते हैं जो दृश्य सामग्री होती है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। ऐसा क्यों गाइस? आपने नोटिस किया होगा गाइस, यदि कहीं आप घूमने जाते हैं या फिर यदि आपको
कहीं कोई इंसान मिल जाता है तो अपन को उसका फेस ही देख करके अपन देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं तो अपन को ज़्यादा देर तक याद रहता है। और यदि वो अपना नाम बताता है उस समय मुंह से बोलता है, अपनी उसका नाम सुनते हैं तो वो तो कुछ दिन में भूल ही जाता है। यदि जैसे अपन ध्यान करते हैं, यदि वो एक बार अपन को मिल गया, अपन ध्यान करते हैं उसके बारे में, ये बोलते हैं हमने इसको कहीं देखा था पर याद नहीं आ रहा है, ये है कौन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि हमने कहीं देखा था इसको लेकिन याद नहीं आ रहा। तो देखकर ज़्यादा याद कर सीख सकते हैं ना बच्चे। गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई प्रतियों को स्पष्ट करना, या ऑप्शन नंबर बी सूत्रों को समझना, या ऑप्शन नंबर सी गणना कौशल का विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी ज्ञान का नहीं परिस्थितियों में प्रयोग करना चाहिए। सो गाइस जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणा को सीख सकते हैं। किसके? जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के द्वारा जो बच्चे होते हैं वो ज्यामिति की अवधारणा को सीख सकते हैं। किसके द्वारा? खोजपरक उपागम के द्वारा, या परिप्रेक्ष्य उपागम के द्वारा, या परियोजना उपागम के द्वारा, या व्याख्यान आधारित उपागम के द्वारा। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से खोज परक उपागम के द्वारा खोज करते हुए क्या क्या खोजना है वो तो आप पर निर्भर करता है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ला के रख देते हैं तो हमको चाहिए क्या है इसमें, मोबाइल भी हमारे पास है, हम यूट्यूब में यदि अपन सर्च नहीं करते हैं नई शुरुआत चैनल तो कोई और आ जाता है। हमको सीखना किससे है, हमको सही कौन अच्छे से पढ़ा पाएगा या फिर, तो ये निकालना तो आपका ही काम होता है ना। तो खोजना आपका तो खोज परख उपागम के द्वारा ही सीख सकते हैं। सॉरी गाइस, देखिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्र तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं। जिस प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्र को और पुस्तकों को दिखाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उस प्रोजेक्टर को गाइस एपिडायोस्कोप कहते हैं क्या, या टेलीस्कोप कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी बाइस्कोप कहते हैं, या रेडियोस्कोप कहते हैं। रेडियोस्कोप में तो आप जानते ही होंगे इसमें बोलकर नहीं, दिखाकर नहीं, सुना श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस जो राइट आंसर है जो प्रोजेक्टर में उपयोग किया जाता है दिखाने में चित्रों को उसको एपिडायोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा या वन वाला। देखिए गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? क्या रेखा परिभाषित है, या बिंदु, या चतुर्भुज के विकर्ण, या उपरोक्त सभी? देखिए जो बिंदु की परिभाषा है कि रेखा की है। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बिंदु परिभाषित है। मतलब वह बिंदु मतलब जो स्थान घेरता है आसपास का। निम्न में से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? अभी अपन यहाँ पे गणितज्ञ दिए हुए हैं गाइस, अपन को बताना है कि कौन सा भारतीय गणितज्ञ। तो ये पूरे हैं लेकिन भारतीय कौन नहीं है? भारतीय गणितज्ञ नहीं है, ये गणितज्ञ है, ठीक है। सारंगदेव क्या भारतीय गणितज्ञ है? महावीर भारतीय गणितज्ञ है, या बौद्धायन भारतीय गणितज्ञ है, या फिर ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ है? सो गाइस जो राइट आंसर है आप बता सकते हैं इनमें से। देखा हमने कि महावीर की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि महावीर कहाँ के थे गाइस? इन्होंने जैन धर्म की इच्छा के ये लास्ट वाले गुरु, हाँ 23वें या 24वें गुरु कहलाते हैं। और जो सी नंबर में देखते हैं अपन बौद्धायन है जो वो भी बुद्ध धर्म की ही शिक्षा देते हैं, बुद्ध धर्म उन्होंने चलाया था। ब्रह्मगुप्त भी भारतीय हैं गाइस, हमारे यहीं के हैं, लेकिन जो सारंगदेव हैं यह भारतीय गणितज्ञ नहीं हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यदि किसी शंकु की ऊंचाई में 100% की मतलब 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? तो गाइस क्या वो 100% में वृद्धि हो जाएगी उसके आयतन में,
या उसके आयतन में 300% की वृद्धि हो जाएगी कि 400 कि 200। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 100% की वृद्धि हो जाएगी। एल्गोरिज्म बच्चे में निम्न में से विकसित कर सकते हैं। एल्गोरिथम है जो बच्चों में क्या विकसित होता है इस पद्धति से। सो गाइस क्या सूत्र, सॉरी गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे हम भी गलत कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है क्या विकसित नहीं कर सकते हैं। ये नहीं वाले क्वेश्चन को गाइस ध्यान से पढ़ा करिए, इसमें अपने बहुत से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं बनते हुए, और कोई चीज़ बनती हुई यदि रॉन्ग होती है ना तो सबसे ज़्यादा दुख होता है गाइस। तो गाइस नहीं है, क्या नहीं है, क्या सूत्र विकसित नहीं हो सकते हैं यदि एल्गोरिथम से पढ़ते हैं तो, या तर्क करने की समझ विकसित नहीं हो सकती है, या रटना विकसित नहीं हो सकता है, कि ज्ञान विकसित नहीं होगा। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रटना विकसित नहीं होगा। सूत्र भी अपन को निकल आते हैं, इससे तर्क करने की समझ हमें हो जाती है कि ऐसा सूत्र ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा क्यों हुआ। ज्ञान भी हमें आ जाता है, लेकिन रटने की आदत नहीं आती है गाइस। रटना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वो रटा हुआ ज्ञान कुछ ही समय के लिए होता है, अल्पकालीन होता है, परीक्षा तक पता चला भूल ही जाता है। देख इसीलिए हम समझाते हुए क्वेश्चन आंसर को करवाते हैं कि आपको याद को रटने ना पड़े, आपको याद समझकर ही याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। गणित के अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। अच्छे पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए। हल हुए अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के कुछ प्रश्न होना चाहिए क्या गणित की पाठ्य पुस्तक में, कि अनेक उदाहरण भी हों तथा अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हों, ज़्यादा ना हो, कुछ प्रश्न हो अभ्यास के लिए। तो क्या ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, मतलब पुस्तक होनी चाहिए जो अपन गणित की पुस्तक पढ़ते हैं। या ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण हों तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न हों। या ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रश्न हल किए हुए हों, हमें कोई प्रश्न हल करने को ना पड़े भैया तो ही अच्छी है, क्या ऐसी होनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ना ज़्यादा हल किए हुए प्रश्न होना चाहिए ना कम, मतलब पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, साथ ही अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न हो। जितने ही ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं गाइस उतना ही निखार आता है, और हम क्वेश्चन आंसर को उतने ही जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, स्पीड भी आती है और हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। तो अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का हो। यदि हम सीखने को तो हम सीख लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन यदि अभ्यास अच्छा नहीं है, हम बार बार अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसमें निखार नहीं ला सकते हैं, और वो कुछ समय बाद अपन को भूलने भी लगता है। इसीलिए गाइस जो अपन को टाइम मिला है पढ़ने का, अपन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोरोना टाइम चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, डेट दे दी जाती है अपन को और फिर बाद में हटा भी ली जाती है उस डेट को। क्या करें, उनकी भी प्रॉब्लम है जो डालते हैं, है प्रॉब्लम कुछ ऐसी। तो हमको ये देखना है, हमारी परीक्षा यह है कि हम उस प्रॉब्लम को झेलते कैसे हैं, हंसकर, पढ़कर या निराश होकर बैठ जाते हैं। सो गाइस अपन करें कुछ नहीं, बैठेंगे निराश होकर, ना रोएंगे, हम तो सिर्फ एक ही काम करेंगे, अपने आप में निखार लाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।